बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास? और दर्शकों, आज की पहली बड़ी खबर, जिन कॉकरोचों ने सेना को गाली दी, जिन कॉकरोचों ने खुलेआम गाली दी दर्शकों, देश के कई लोगों को, आज उन कॉकरोचों की, उन तिलचट्टों की जमकर पिटाई हुई है दर्शकों। जूते पड़े हैं इन्हें। लेकिन आज आपको बताऊंगा कि आखिर गांव वालों ने इनकी पिटाई क्यों की है, क्योंकि ये भी अब अपना एजेंडा चला रहे थे दर्शकों। लेकिन आज गालीबाज कॉकरोच कैसे पिटे, पूरी रिपोर्ट दिखाऊं उससे पहले देखिए आज हुआ क्या। पत्थर, पानी की बोतलें, जो हाथ में आ रहा है सब, चलो देश के शिक्षा मंत्री को हटा के है, तो हमें वो मत समझना। तो इनको बाहर निकालो, पहले बाहर निकालो। ये उसकी शर्ट कैसे फाड़ी उसने? ये देखो, आइडेंटिफाई कर ले, ये देखो, आइडेंटिफाई इनको बाहर भेजो और एफआईआर करो। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए। और आपकी विचारधारा, आपकी दाल कहीं पे सही तरीके से नहीं गल रही तो आप गांव वाले लोगों को गुंडे नहीं बता सकते। अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानते तो आप सभी लोग आइए जयपुर, और हम जयपुर में वैसे ही बैठेंगे जैसे हम जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, और पीछे नहीं हटेंगे। ये उनकी गलतफहमी है और वो भूल जाइए। मैं उनको अभी भी ये कह रहा हूँ, राष्ट्र के विरोध जो भी चलेगा उनका हाल इससे भी ज्यादा बुरा करके दिखाएंगे गांव वाले। लेकिन दर्शकों, आज मैं आपको बताता हूं कैसे ये लोग आज ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। पहले ये तस्वीर देख, बहसबाजी होती है और दावा किया गया कि इसमें कॉकरोच पार्टी के लोग जबरदस्ती करते हैं गांव में घुसने की। दिखाइए जरा इसे। कॉकरोच जनता पार्टी मुर्दाबाद। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊं, ये बवाल पहले भी हुआ और पहले भी इन्हें यहां से बाहर भगाया गया था। दिखाइए जरा इस तस्वीर को, सुनाइए क्या हुआ वहां पर। अरे आ जाओ, अरे भैया ऐसे नहीं, अरे भैया, अरे भैया आ जाओ, अरे भैया आ रहे हैं, अरे भैया आ रहे हैं, अरे भाई, अरे आ जाओ, अरे भैया ऐसे नहीं, अरे भैया, अरे भैया आ जाओ, अरे भैया आ रहे हैं, अरे भैया आ रहे हैं, अरे भाई, अरे आ जाओ, अरे भैया ऐसे नहीं। दर्शकों, लेकिन घटना के बाद गांव वालों ने ऐलान कर दिया कि अगर ये कॉकरोच इनके गांव के आसपास भी आए तो इनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। सुनवाइए जरा इन्हें।
अरे जरूरत पड़ने पड़ी जो सपोर्ट आएगा यहाँ गांव में दूध खा के जाएगा अगर दोबारा आ गया तो या वो मुर्दाबाद मुर्दाबाद जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद श्री राम श्री राम श्री राम। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं जहां पर अपने सियासी एजेंडे के तहत ये कॉकरोच पहुंचे थे, ये वही स्कूल है। इस स्कूल की तस्वीर जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए। तो सर हम लोग यहाँ बीलवा के रामपुरा कवरपुरा गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है, इसमें 5वीं क्लास तक का स्कूल में ओनली 2 कमरे हैं और वो भी जर्जर अवस्था में है। तो सरकार ने रिपेयर करने की बजाय झालावाड़ की घटना के बाद इस स्कूल को बंद करवा दिया। अब वो बेचारे टीचर्स और बच्चे मजबूर होके भैंसों के बाड़े में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और एक मैम ने कहा है हमें कि जैसे 2021 से वो एप्लीकेशन दे रही है, ज्ञापन दे रही है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और अभी भी विद्यालय जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि गरीब मजदूर का बेटा शिक्षित बने, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर गरीब मजदूर का बेटा शिक्षित हो गया तो इनकी सत्ता के लिए एक बड़ी मुश्किल बन जाएगा। ये हालत है हर स्कूल की। सरकार जितनी भी नौटंकी कर ले, देश की सच्चाई ये है, बच्चों के भविष्य की कितनी परवाह है सरकार को वो आप देखिए। लेकिन दर्शकों जो आपने तस्वीर देखी, सच ये नहीं है। दरअसल जो प्रशासन है स्थानीय, वो कुछ और दावा करता है। आज मैं आपको बताता हूं सीजेपी का ये एंड गेम क्यों है। मिशन क्या था? स्कूल में चेकिंग का इन लोगों ने मिशन बनाया और इनका प्लान था राजस्थान को पूरा जंतर मंतर बना देंगे, जो फेल हो चुका है। अंजाम क्या हुआ? पब्लिक से पिटाई। और यही चल रहा था दर्शक। और ये बार बार धमकी क्या देते हैं कि हमने तो शिक्षा मंत्री को हटाया है, हमें हल्के में मत लेना। लेकिन आज गांव वालों ने इन्हें बता दिया कि आप कहां से आए थे और कहां के हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि गांव में आकर अपना एजेंडा चलाना, अपनी सियासत चमकाना एक अलग बात है, लेकिन सच को सच ना मानना और उसे झूठ परोसना ये गलत बात है। इसलिए गांव वालों ने पिटाई की है क्या? दिखाऊंगा आपको, उससे पहले रिपोर्ट। न मंत्री, न विधायक, न अफसर, लेकिन डीएम की तरह तना तन कर स्कूल चेकिंग करते कॉकरोचों पर गांव वालों का ऐसा गुस्सा फूटा कि जज्बात ही बदल गए। कहां तो चेकिंग कर सियासत चमकाने निकले थे। स्कूल की मरम्मत का वादा था, लेकिन पब्लिक ने उल्टी मजम्मत कर दी। लाठियों से मारा है, धक्का देकर के मारा है, पत्थरों से मारा है और मेरे साथ में धक्का दे करके गिरा, लाठियों से मारा, जिससे ये हाथ गया और ये इधर लगी। दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। आम कार्यकर्ता दर्द में हैं तो क्या हुआ? सबसे बड़े कॉकरोच सियासत का मौका ढूंढ रहे थे और मिल गया। दीपके ने ऐलान किया कि 48 घंटे में गुंडों की गिरफ्तारी हो, नहीं तो वो राजस्थान आ रहे हैं। कि अगर 48 आवर्स के अंदर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊंगा और स्कूल के सामने बैठा रहूंगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है। सवाल स्कूल और बच्चों के भविष्य का है। वहां तक तो ठीक, विरोध के नाम पर हिंसा भी जायज नहीं, लेकिन कॉकरोचों को यह भी समझना चाहिए कि पब्लिक अगर पलट गई तो अब तक तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर और भी दर्दनाक हो सकती है। देखिए दर्शकों, सीधी सी बात है। आम गांव वालों का कहना यह है कि ये लोग फिजूल में परेशान कर रहे हैं। स्कूल में बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा है, लेकिन इन लोगों को यह बात समझ नहीं आई। राजस्थान में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रवक्ता आशुतोष राका पहुंचा और उस पर हमला हो गया। इस हमले में राका के अलावा 5 से 6 कार्यकर्ता घायल हुए, ऐसा दावा किया गया। राका जयपुर के कवरपुरा में एक स्कूल में पहुंचा निरीक्षण करने के लिए। तभी ग्रामीणों ने कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को पीट कर वहां से खदेड़ दिया। ये देख रहे हैं आप तस्वीर। कई कार्यकर्ताओं को तो गांव वालों ने जमीन पर गिरा गिरा के पीटा है। सीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई। राका ने अब कहा बीजेपी कार्यकर्ता मारपीट कर रहे हैं, जिसके बाद अभिजीत दिपके ने ऐलान किया कि वो राजस्थान आएगा अगर 8 घंटे में सरकार ने स्कूल मरम्मत और गिरफ्तारी नहीं की। दिपके ये भी कहता है कि मैं राजस्थान आकर स्कूल के बाहर धरने पर बैठूंगा। दरअसल जयपुर के कवरपुरा में दर्शकों गांव में एक बेहद जर्जर स्कूल है। हादसा होने के डर से
स्कूल को अस्थायी जगह पर शिफ्ट किया गया और स्कूल को 50 मीटर दूर गांव के ही एक बाड़े में शिफ्ट किया गया। हालांकि जगह को साफ किया गया, मेंटेन किया गया और उसके बाद क्लासेस शिफ्ट की गई, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी इसी बात को मुद्दा बनाकर वहां निरीक्षण करने गई थी, जबकि सरकार मरम्मत के लिए 12.5 लाख रुपए स्वीकृत कर चुकी है। अब सवाल यह कि जब मरम्मत की प्रक्रिया शुरू हो गई है तब सियासत क्यों की जा रही है? आखिर इन लोगों का एजेंडा क्या है दर्शकों? क्योंकि स्कूल में मरम्मत का कार्य हो रहा है लेकिन फिर भी ये लोग सियासत कर रहे हैं। सुनिए। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े हैं, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे आशु और उनकी टीम को बीजेपी के गुंडों ने मारा और पीटा। और ये गुंडागर्दी क्यों हुई? क्योंकि एक भैंस के तबेले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था जिसका एक्सपोज आज आशु करने वाला था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 48 आवर्स के अंदर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊँगा और स्कूल के सामने बैठा रहूँगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है। और आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानते तो आप सभी लोग आइए जयपुर, और हम जयपुर में वैसे ही बैठेंगे जैसे हम जंतर मंतर पर बैठे हुए थे और पीछे नहीं हटेंगे। दर्शकों, दोनों को आपने सुना, लेकिन ये बार बार मदन दिलावर का नाम लेते। जो शिक्षा मंत्री, वो क्या कहते हैं सुनवाते हैं आपको। ये सब अनुचित है। विद्यालय में जाकर व्यवधान पैदा करने का प्रयास करना, व्यवधान पैदा करना ठीक नहीं है। गाँव वालों ने अपनी विद्यालय की सुरक्षा की है, मैं उनको बधाई देता हूँ। देखो, हमारा कोई आदेश ये नहीं है कि बिना अनुमति के जाया जाए। हमने इतना कहा है कि हमारा विद्यालय सुरक्षित रहना चाहिए, मर्यादाएं रहना चाहिए, उसकी निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और यदि किसी को जाना है, उचित कॉज है, तो हमारा संस्था प्रधान उससे अनुमति ले, और हमारा संस्था प्रधान जो कुछ दिखाना चाहते हैं देखिए, दिखाएंगे। लेकिन दर्शकों, आपने जंतर मंतर पर देखा था, ये कॉकरोच नेता जितने भी हैं ये बचकर निकल जाते हैं और इनके पीछे जो भीड़ घूमती है वो पिटती है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ दर्शकों। कॉकरोच आशुतोष तो भाग निकले, अब ये एक इनका साथी बच गया, एक और साथी था जो घायल हो गया, इसको चोट लगी है। और ये आप देखिए, जमीन पर गिरा गिरा के गांव वालों ने मारा, कहा हमारे गांव में मत घुसना। सो दिखाइए जरा, इन तीनों को दिखाइए। आज यहाँ रामपुरा में स्कूल का विजिट करने आए थे। यहाँ 1 साल पहले भी साथी आए थे जो बसों के तबेलों में स्कूल चल रही थी, उसको ठीक करवाने के लिए, उसका विजिट करवाने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का देकर के मारा है, पत्थरों से मारा है, और मेरे साथ में धक्का देकर के गिरा, लाठियों से मारा, जिससे ये हाथ गया और ये इधर लगी। दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊं, दावा किया गया है ये कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता अस्पताल में पहुंच गए। जो अभी शख्स बता रहा था, ये देखिए आप अस्पताल में, वो दिखाइए जरा इसे, ये क्या कहता है वहां पर। यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन दर्शकों, ये सारी नाटकबाजी कॉकरोच कर रहे हैं और गांव वाले क्या कर रहे हैं, जिनके खुद के बच्चों को वहां पर पढ़ना है। वही आप देखिए, आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं। भारी आक्रोश है कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ। उनका कहना है कि हम राष्ट्रवादी लोग इन कॉकरोचों को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे। दिखाइए जरा, गांव में बाकायदा लोग इकट्ठा हुए हैं और कहा है कि हम अपने गांव का माहौल खराब नहीं करना चाहते, और इसको लेकर पूरी तैयारी भी हो गई है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, ये आप देखिए, गांव वालों ने बाकायदा शिकायत की है और कहा है कि जिस तरह से ये लोग यहां पर आ रहे हैं, इन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। और आपको बताऊं दर्शकों, में
वाकई अगर आप किसी के घर में जाएंगे, बिना वजह उसे परेशान करेंगे, तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा, जो इस बार हो रहा है। पिटाई के बाद राका एंड कंपनी मुश्किल में फंस गई है। दर्शकों, आपको बताऊं, रामपुरा कंवरपुरा गांव में सैकड़ों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय बीजेपी विधायक, देखिए आप पहुंच गए, ये वहां के विधायक हैं, आशुतोष राका के खिलाफ थाने में इन्होंने शिकायत भी दी है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गांव वालों ने संगीन आरोप लगाए। आरोप है कि सीजेपी के 300 लोग हथियारों से लैस होकर आए और देख रहे हैं आप, पिटाई के बाद भाग निकले। मंदिर और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली इन लोगों ने बातें कही। गांव वालों ने मुख्य रास्ते पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर दी थी और इनकी घेराबंदी की, ताकि बाहर का कोई शख्स अब गांव में प्रदर्शन ना कर पाए, ना ही घुस पाए। वहीं सीजेपी के स्कूल निरीक्षण को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। दर्शकों, सवाल ये कि क्या सीजेपी सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए चेकिंग कर रही है? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी और राका को स्कूल निरीक्षण का अधिकार किसने दे दिया? क्या सीजेपी किसी एजेंडे के तहत देश भर के स्कूलों में चेकिंग कर रही है? क्योंकि शासन प्रशासन के अलावा संवैधानिक संस्थाएं ही चेकिंग कर सकती है। फिर कॉकरोच नाम की इस पार्टी को स्कूल की चेकिंग का राइट किसने दिया? ऐसा तो है नहीं दर्शकों कि आप कुछ भी बनाएं और घुस जाएं किसी भी गांव में, किसी भी स्कूल में। ऐसा नहीं हो सकता है। सुनिए जरा वहां के गांव वाले क्या कह रहे हैं। दे रहे थे, हम अंदर दसेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये कर देंगे। अब ऐसी बातें करेंगे तो वो तो बात बीच बचाव में आता पाई हो गई। ऐसा ये गलत है, उन्हीं की लोगों ने की है तोड़फोड़, हमारे लोगों ने किसी ने नहीं की है। उन्होंने जब जंतर मंतर पे देख रहे थे मीडिया में कितना कुछ हुआ था, उनके लोग थे सब कुछ करने वाले। हम अब उनके लोग थे, हम किसान, हम क्या जानते हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं है यहाँ पे लोग। बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव ना पड़े इस चीज से कि वो आ रहे हैं, मीडिया आ रहा है। अभी छोटे हमारे सब बच्चे छोटे हैं, वो क्या सीखेंगे इस चीज से? हैं वो इस चीज हम इसीलिए हम उनको बाहर से बोले, भैया आप बाहर से करो विरोध, जो भी करना, हमारे गाँव में मत आओ। ये हमारे आराध्य श्री राम को गालियाँ दी इन्होंने, जंतर मंतर पर अभी जो प्रोटेक्शन किया है इन्होंने। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इन्होंने, इनकी मरी हुई माँ को भी गालियाँ दी है। और इन्होंने ये इनको क्या है कि सर बाहर से फंडिंग होती है। हमने नहीं किया, उन्होंने सर यारी लेके आए सारे, कम से कम 200-250 आदमी आए। हमने मारपीट नहीं की उनके साथ में। उनकी गाड़ी हमने नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले प्रेम से समझाए थे, पर उन्होंने दिए जब उन खुद ने शीशे तोड़ के ले गए गाड़ियों के। सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि स्कूलों के अंदर ना तो कोई पत्रकार जा सकता है, ना फोटो खींच सकते हैं, ना खबर छाप सकते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी नाकामी कुछ छुपी रहे, और जो बदहाली है स्कूलों में, व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है। बजाय उसको कदम उठाकर सही करने के, ये सरकार ऐसे आदेश जारी करी, फरमान जारी किया है, तुगलकी फरमान है, और सरकार को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सही दिशा नहीं है हमारे लोकतंत्र के लिए कि आप ना स्कूल में जा सकते बिना परमिशन के, ना फोटो खींच सकते। वो लोग खबर दबाना और लोकतंत्र और जो आज़ादी है उसको नष्ट करना चाहती है सरकार। कहीं भी हिंसा किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। और कॉकरोचों से भी मेरा एक अनुरोध है कि आप अपनी कोई बात संबंधित डिपार्टमेंट को, अधिकारी को, जनप्रतिनिधि को आप पहुंचाइए। कोई बात है, कोई शिकायत है, आपका अधिकार आपको रखना चाहिए। लेकिन कहीं भी किसी बच्चे की पढ़ाई में, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं शिक्षण संस्थान में कोई एग्जाम चल रहा है, कोई कंपटीशन की तैयारी चल रही है, आप घुस जाओ, हा उल्ला करो, हंगामा करो, तो और बच्चों का भविष्य खराब होता है। तो इसलिए कोई भी इस प्रकार का उपद्रव करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है, अनुमति ले लेनी चाहिए। लेकिन दर्शकों सोचिए आप, आखिर ये लोग क्या करना चाहते हैं? कुल मिलाकर इतनी सीधी सी बात है दर्शकों, जो समझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों का सिर्फ एक काम है, माहौल खराब करना। क्योंकि इसे समझने से कोई मतलब भी नहीं है दर्शकों, ये कहीं भी आकर सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करेंगे। दिखाइए जरा इनकी क्या पुलिस वाले से बहस हुई है, एसएचओ से बहस हुई है, सुनवाइए जरा। एक लड़की को अब अगर किसी ने हाथ लगा दिया ना, बच्चे हमारे ही हैं। नहीं, ये बच्चे फोन कर रहे हैं कि लोग हमारे नहीं हैं। अब बच्चों से पूछो कि बाहर निकलो इनको। ये इस गांव के भी नहीं है, गायब मत हुआ करो। ये इस गांव के भी नहीं, बच्चे खुद मना कर रहे हैं। ऐसी कोई बात मेरे से पॉलिटिक्स मत खेलना, यहाँ पे गलती से भी मुझसे पॉलिटिक्स मत खेलना। देश के शिक्षा मंत्री को हटा के है तो हमें वो मत समझना। तो इनको बाहर निकालो, पहले बाहर निकालो जो गुंडा कर। मैं आपको बताऊं, ये आप देखिए, राका की पिटाई यहां पर हो गई और उसने अगला टारगेट भी अपना सेट कर लिया है। वो पूरी तैयारी से है, वो अलग अलग स्कूलों में जाना चाहेगा। और आपको बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के तहत जा रहे हैं। इनका एजेंडा किनसे मिलता जुलता है ये आपको आगे बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाई दर्शकों, जब इनको गांव वालों ने भगाया, इनकी पिटाई हुई, तो ये लोग गालियां दे रहे हैं, पूछ रहे हैं व्हाट द एफ।
अब ये एफ क्या है दर्शकों? ये खुलेआम गाली दे रहे हैं क्योंकि ये जेनजी हैं, और जेनजी क्या एफ का मतलब निकालते हैं आप लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को पहचानना है क्योंकि ये सिर्फ गाली देना जानते हैं, इन्हें कुछ नहीं आता। मैं आपको इसका एक और सबूत दिखाता हूं, इनमें दिमाग कितना है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, यही है जो कह रहा है व्हाट द एफ, यही है वो दीपके, यही है वो कॉकरोच। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये इतना बड़ा एजेंडाधारी है, ये स्कूल में जाता है पूरी तैयारी के साथ, और वहां पर क्या होता है दर्शकों आप खुद देखिए और सुनिए इसे ध्यान से, सुनवाइए जरा इसे। ध्यान दिया कि इन्होंने लाइट भी था स्कूल में, ये सारा इन्होंने गली का है ना, ये जो मैं प्लेट देख रहा हूँ ये भी आज ही आएगा ना, बच्चे भी दूसरे स्कूल के, बच्चे भी दूसरा स्कूल के हैं, ये स्कूल के कौन सा स्कूल क्यों हाँ पीपल, आप स्कूल के नहीं हो? देखा दर्शक, सब कुछ नया था और तो और बच्चे भी उस स्कूल में नए थे। ये तो इनका दिमाग है, ना जाने ये कौन सा एजेंडा चला रहे हैं। मुझे लगता है दर्शकों आम आदमी पार्टी भी कुछ ऐसा ही एजेंडा चलाती है, और ऐसा ही एजेंडा अब सीजेपी चला रही है। कॉकरोच जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का एजेंडा कैसे एक है, पहले आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा। जिसमें हजारों स्कूल को बंद किया गया, इस स्कूल को भी बंद कर दिया गया, और इस स्कूल की स्थिति ये थी कि यहाँ पर मैदान भी है और काफी बच्चे यहाँ पर पढ़ा करते थे, लेकिन पता नहीं किस मंशा से प्रदेश सरकार ने इस स्कूल को बंद करने का आदेश कर दिया और स्कूल कई किलोमीटर दूर कर दिया गया, जिससे कि यहाँ पर के बच्चे उस स्कूल में जाने में असमर्थ हैं। लोग नाम कटवा के अपने घर पर बैठे, निर्धन आबादी है, निचले तबके के लोग यहाँ रहते हैं, उनको सरकारी स्कूल की आवश्यकता थी, लेकिन उनको शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र रचा गया इस क्षेत्र में। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, उसके बावजूद ये स्थिति है। तो जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये स्थिति है तो आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होगी। देखिए दर्शकों, कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि सियासत करनी है। अब जब दिल्ली में सब कुछ हो गया है तो ये लोग अलग अलग शहरों में जा रहे हैं और अपना सियासी एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन इन लोगों का एजेंडा क्या है दर्शकों, आइए जरा मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। ये आप देख रहे हैं दर्शकों, ऐसे किसी भी स्कूल में ये चले जाएंगे। जंतर मंतर से खाली हुई कॉकरोच जनता पार्टी अब नया एजेंडा चला रही है। देश के कई राज्यों में स्कूल चेकिंग की एक मुहिम बना दी इन लोगों ने। सीजेपी ने इसे स्कूल ठीक करो अभियान नाम भी दे दिया है। सीजेपी ने इसके लिए 3 स्टेप स्कूल ऑडिट चेकलिस्ट बनाई है। वेबसाइट से अपनी भाषा में चेकलिस्ट डाउनलोड भी करनी है। इसमें पानी, शौचालय, बिजली और शिक्षकों की उपस्थिति शामिल है। अपने गांव के सरकारी स्कूल की चेकलिस्ट के आधार पर जांच की जाएगी। टूटे शौचालय, खराब हैंडपंप या नल की तस्वीर या फिर उनके तमाम वीडियो जो हैं स्कूल के आसपास के, वो आपको लेने हैं। भरी हुई चेकलिस्ट और तस्वीरें स्थानीय प्रशासन को सौंपनी है। लेकिन सीजेपी ने चेकलिस्ट प्रशासन के साथ खुद के पास भी मांगी है। दावा यह है कि अभियान सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए। हालांकि इसके पीछे दर्शकों राजनीतिक एजेंडा छिपा हुआ है और यह अब सामने भी आ गया है, सीधा और साफ दिख रहा है। क्योंकि इसी तर्ज पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कई मुहिम चलाई थी। मान लो कि आम आदमी पार्टी के पैटर्न पर सीजेपी का काम करना एक इत्तेफाक है, मान भी लिया जाए दर्शकों, फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सीजेपी की मुहिम पर काम क्यों कर रहे हैं? यूपी के कई जिलों में आप कार्यकर्ता स्कूल में चेकिंग कर रहे हैं। आप सोचिए, क्या स्कूल के बहाने आम आदमी पार्टी और कॉकरोच जनता पार्टी कोई जॉइंट एजेंडा चला रहे हैं? लगता तो ऐसा ही है दर्शकों। इसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, सुनिए जरा। कांग्रेस के लोग तरह तरह के मुखौटे पहन करके गाँव में जाकर के शांति भंग करना चाहते हैं। जनता उनको जवाब दे रही है। वो मुखौटा कांग्रेस के लोगों ने सीजेपी का पहन रखा है और जनता उनको जवाब दे रही है। उस गांव के अंदर अगर कोई जनहित के लिए, मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को, जनहित के लिए 1 नहीं 10 भी आते तो गांव वाले पलकों के ऊपर बिठाते। आप भी कभी अनजाने में गांव में आके देखना और बोलना कि मैं मीडिया से हूं, आपको बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे। ये गांव की परंपरा रहती है। रामपुरा गांव में तो विशेष है। देखिए, ये भी एक अराजक तत्वों वाली पार्टी बन गई है, जहां इनको कोई जो स्कूल है
चिकित्सालय हैं या कुछ सुविधाओं में विस्तार या उसकी सुविधा को बढ़ाने का काम नहीं, ये तो अराजकता फैलाते हैं। और एंटी बीजेपी जो एलिमेंट्स हैं वो ये काम कर रहे हैं और उनको तो बीजेपी का विरोध करना है, उनको व्यवस्थाओं का विरोध करना है अपने एक सोची समझी रणनीति के तहत। लेकिन दर्शकों, अगर सियासत करनी है तो खुलकर करनी चाहिए, उसमें अपना एजेंडा नहीं छिपाना चाहिए। जैसी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है, दिखाता हूं दर्शकों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट, जिसमें पीडीए का मतलब नया नया आ गया है। कभी पंडित कभी पीड़ित। अब सीएम योगी कह रहे हैं ये बदल बदल के कहीं पाकिस्तान ना हो जाए। और इसके बाद यूपी का सियासी पारा ऊपर चला गया है दर्शकों। आज आपको दिखाएंगे यूपी से रिपोर्ट। देखिए लेकिन इधर बीजेपी की तैयारी कैसी है और समाजवादी पार्टी की तैयारी कैसी है। आया 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 योगी आया योगी आया योगी आया योगी आया जीने की उम्मीद लाया योगी आया योगी आया दुष्टों का है काल आया योगी आया योगी आया दुष्टों का है काल आया योगी आया योगी आया सब आया रे क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। पीडीए का मतलब है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पीडीए कुछ नहीं है, वो केवल एक ही है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। लेकिन दर्शकों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल सेट हो गया है। ये आप देखिए, योगी और अखिलेश दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार शुरू कर चुके हैं और अब ये तीखे होते जा रहे हैं। कैसे? अगली तस्वीर दिखाइए जरा, मूव कीजिए इसे। ये आप देखिए, सीएम योगी पर चुनावी माहौल में एक नया गाना रिलीज किया गया। पहले आपको एक गाना सुनवाता हूं, फिर बताऊंगा आगे की खबर। सुनवाइए इसे। मोदी जी सम्मान बढ़ाए, बुलडोजर बाबा चलवाए, एकम बाबा झूम झूम के अपने मन की बात बताए, एकम बाबा झूम झूम के अपने मन की बात बताए। यूपी में महाराज का डंका, फिर से तोड़ी रावण लंका, यूपी में महाराज का डंका, फिर से तोड़ी रावण लंका। आपकी लंका तोड़ रहे हैं योगी जी, आप तोड़ रहे हैं, आपकी लंका तोड़ रहे हैं योगी जी, आप तोड़ रहे हैं। लेकिन दर्शकों, समाजवादी पार्टी गाना रिलीज कर रही है, बीजेपी गाना रिलीज कर रही है और इधर पीडीए पर विवाद बढ़ गया है। अखिलेश कहते हैं पीडीए में पी मतलब पंडित है और आज योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सुनवाइए जरा। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। लेकिन दर्शकों, इस बीच जापान के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की कई डील्स हुई हैं, एमओयूज हुए हैं। और देखिए, जापान के लोग पहुंचे हुए हैं, वो बच्चे योगी आदित्यनाथ के साथ सेल्फी ले रहे हैं। दिखाइए जरा इसे। धन्यवाद। ये बेटा देखा दर्शकों, आप बच्चे इधर सेल्फी ले रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासत जबरदस्त गर्मा गई है।
मुद्दा पीडीए का चल रहा है दर्शकों, और अखिलेश यादव भी रह रहकर नए नए मुद्दे ला रहे हैं। सुनवाइए जरा। देश और जितना पीडीए परिवार है वो जाति जड़ना चाहता है, और जिस तरह हमारे दलित समाज को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान दिया है, उसी तरह सबका गिनती हो जाए और उसके बाद आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। ये तो मांग होनी चाहिए। कोई डर के मांग रहा है, कोई खुले मन से मांग रहा है, बस फर्क इतना है। लेकिन दर्शकों, सवाल ये कि ये पीडीए यूपी में इतना चर्चा में क्यों है और इस पर इतना कंफ्यूजन क्यों है? ये पी मतलब क्या है, कंफ्यूजन क्यों है? दर्शकों मैं आपको बताता हूं। जून में अखिलेश यादव कहते हैं पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक, जून 2023 में। फिर अक्टूबर 2023 आता है तो अखिलेश कहते हैं पी से तो पिछड़ा है, डी से दलित है और ए से आधी आबादी। फिर दर्शकों दिसंबर 2023 में कुछ महीने बाद कहते हैं पी से पिछड़ा है, डी से दलित है, लेकिन ए से अगड़ा है। अब ए में इतनी बार बदलाव कर दिया, उसके बाद अगस्त 2026 में पीडी में बदलाव कर दिया, बोले पीडी मतलब पंडित है, लेकिन अब यहां यह नहीं बताया कि ए क्या है। अब दर्शकों योगी आदित्यनाथ ने कहा ये इतना बदलाव कर रहे हैं, ये पीडीए में किसी दिन पी से पाकिस्तान बना देंगे। और दर्शकों इसी के साथ यूपी में सियासी पारा गर्मा गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सियासी रण में कैमरा एक्शन के साथ ही पाकिस्तान की एंट्री हो गई। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। अखिलेश के भारी कंफ्यूजन वाले पीडीए का फॉर्मूला जब तक यूपी की जनता के दिमाग में सेट होता, अखिलेश परिभाषा बदल देते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। अब अखिलेश के उसी फॉर्मूले को सीएम योगी ने नया एंगल दे दिया। पिछड़ा पंडित के बाद पाकिस्तान का जिक्र हो गया, जिससे यूपी की सियासी फिजा में 440 वोल्ट का करंट दौड़ने लगा। जो लोग भारतीय जनता पार्टी जो परेशान हैं, विचलित हैं, वो अपनी परिभाषा, अपने बयान कुछ भी दे सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी समझती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, समाजवादी पार्टी सरकार आने वाली है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है। कभी पीडीए के बहाने एनडीए में सीट बंटवारा करने वाले अखिलेश सीधे योगी के टारगेट पर हैं। उनकी हर चाल को योगी ढाल बना रहे हैं, जिसने यूपी चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। लेकिन दर्शकों आज मैं आपको बताता हूं ये पीडीए का मतलब कितनी बार बदला है, अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि यूपी में 2027 का चुनाव पीडीए वर्सेस एनडीए पर ही होगा। जैसा आप देख रहे हैं यूपी का चुनाव फिर से जाति के इर्द गिर्द घूमने लगा है। अखिलेश यादव वक्त के साथ पीडीए की परिभाषा बदलते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। जिस मंच पर होते हैं पीडीए को उसी हिसाब से सेट कर देते हैं। उन्होंने पहले पीडीए में पी से पिछड़ा बताया था, यानी ओबीसी। फिर दर्शकों ब्राह्मण महासभा पहुंचे तो पी से पंडित बता दिया, देख रहे हैं आप। लेकिन अब अखिलेश के सियासी पैटर्न को योगी आदित्यनाथ समझ गए। कहा कि ऐसा भी वक्त आएगा जब पी से पिछड़ा और पंडित के बाद पी से ये पाकिस्तान हो जाएगा। योगी ने कहा ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं, इसलिए इन्हें पिछड़ा या फिर पंडित से फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। आगे कहा ये लोग कब क्या बोलें कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का। ये वैसे गिद्ध हैं जिस पेड़ पर चढ़ेंगे उसको सुखा देंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा पीडीए को एकजुट करना ही हमारा संकल्प है। अगर यूपी में संपूर्ण पीडीए समाज के लोग जुट जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश में पीडीए सरकार हमेशा के लिए आ जाएगी। इस दौरान अखिलेश ने पीडीए का मतलब कुछ और बता दिया और लिखा पीडीए यानी पीड़ित, दुखी और अपमानित, क्योंकि पीडीए का यही मूल भावनात्मक सिद्धांत है। अब दर्शकों इतने सारे पीडीए के मतलब आ गए, कई बार तो लगता है ना जाने कितने सारे पीडीए हैं। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव क्या कहते हैं। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से,
और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये लोग कब क्या बोले कोई भरोसा नहीं। यानी जिस वैसे गिद्ध हैं, जिस पेड़ पर चढ़ेंगे उसको ही सुखा डालेंगे। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, साथ ही साथ पीड़ित, दुखी और अपमानित। जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, प्रेम, दया और अपनापन अपना करके भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने जा रहा है। पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन दर्शकों, अब यहां पीडी, पंडित, कभी पिछड़ा, कभी अलग अलग परिभाषाएं गढ़ी गई पी की। लेकिन अब दर्शकों, अखिलेश यादव ने एक नया मुद्दा निकाल दिया है। उन्होंने बाकायदा एक मुद्दा है मेरठ का, दर्शकों, उसे किसानों से भी जोड़ा है और उसे जाति से भी जोड़ा है। ये भाई साहब जिनकी पिटाई हुई है, दर्शकों, इनकी आंख में चोट लगी हुई है और अखिलेश यादव इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। दिखाइए जरा ये क्या कह रहे हैं, सुनवाइए पहले तो। चीखे बोले कौन सा गाना चलाया ना, चोली के पीछे कुछ करके नाचो, तो मैं जी ऐसा करके ऐसा करना चला, फिर बोला मेरी आंख लगी, दोबारा नाचो, तो फिर दोबारा नचाने की कोशिश की तो मेरे पे खड़ा ना होगा। इनमें घोंटों में लकड़ी की लाई गई इतनी मोटी, वो मारी इन घोंटों में, इनसे चला नहीं। लेकिन दर्शकों, जिस पुलिस अधिकारी पर यह आरोप लगा है वो हटा दिए गए। ये आप विवाद देख रहे हैं दर्शकों, ये विवाद की तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं, और जिस पर यह आरोप लगा है उस पर सरकार ने एक्शन लिया है और उन्हें हटा दिया है। लेकिन दर्शकों, सोचिए जरा, क्या वाकई ये मुद्दा सिर्फ मारपीट का है? नहीं दर्शकों, इसमें सियासत भी की जा रही है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, पूरी खबर आखिर क्या है दर्शकों, आइए आपको मैं विस्तार से दिखाता हूं और समझाता हूं। क्योंकि दर्शकों, यह मामला बहुत गंभीर है। मामला दर्शकों मेरठ का है। मेरठ के तत्कालीन एसएसपी हैं अविनाश पांडे, इनका नाम है, ये विवादों में है। क्यों दर्शकों? पहले थप्पड़बाजी, तो अब उन पर मारपीट का आरोप लगा है। इस घटना के बाद योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे को हटा दिया गया है, आपको बताऊं। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने सियासी संदेश देने की भी कोशिश की है, क्योंकि सपा नेता की पिटाई का मामला राजनीतिक रंग ले चुका है और अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी नेता की पिटाई को किसानों से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा किसान का अपमान देश का अपमान है। साथ ही कहा मुंह पर लात मरवाकर किसानों को धमकाया गया। विवादों में कांग्रेस की भी एंट्री हो गई और इसे मानवाधिकार से जोड़ दिया है। यूपी कांग्रेस ने लिखा दिग्विजय के साथ मारपीट जंगल राज है। वहीं आम आदमी पार्टी भी विवाद में इंसाफ की मांग करने लगी है। आम आदमी पार्टी ने कहा भाटी को बंद कमरे में 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया है। साथ ही उन्हें गानों पर जबरन नाचने के भी आरोप लगाए गए। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने भी विवाद को सियासी रंग दिया। दर्शकों, चंद्रशेखर ने कहा पहले मोहित जाटव, अब दिग्विजय भाटी। पुलिस हिरासत में बर्बरता कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं के लिए पिटाई का नहीं, सियासत का मुद्दा है। सुनिए जरा। मेरठ के कार्यालय में किसी बात पे वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने के बाद से उसमें दोनों लोगों के बीच में कोई सी बात की थोड़ी सी बात खराब हो गई। उसके बाद से हिंसा का प्रयोग हुआ। तो ये आरोप जब संज्ञानित किया गया हमारे, तो हमने तत्काल इस आरोप पे, इस प्रकरण के ऊपर एक जांच करने के लिए डीआईजी रेंज सहारनपुर श्री अभिषेक सिंह को निर्देशित किया है। कि इस तरह की कोई सूचना हम लोगों के पास तो नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे हैं ये सही है, तो मुझे लगता है कि और भी कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अब दर्शकों, सियासत हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, राजनेता करेंगे क्या? सियासत ही करेंगे। लेकिन दर्शकों, सियासत के बीच खतरा बहुत रहता है, इसलिए योगी सरकार एक्शन में, प्रशासन एक्शन में, और अब योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती समेत 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। लेकिन दर्शकों, इन नेताओं में कौन से बड़े नेता शामिल हैं, आज मैं आपको बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों दी गई है।
आखिर इसकी वजह क्या है और कितने मंत्री हैं, कितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं? आइए आपको एक एक डिटेल आज मैं देता हूं। आप सबसे पहले देखिए, इधर अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं और तमाम बड़े नेता हैं। अपर्णा यादव है, संजय निषाद है, ओपी राजभर है। यूपी चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। अब नेताओं की सुरक्षा के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। वैसे उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा पहले से ही सख्त है दर्शकों, बावजूद किसी भी अनहोनी को टालने के लिए एक बड़ा और अहम फैसला लिया। योगी सरकार ने अखिलेश, मायावती को बुलेट प्रूफ जैकेट दी है। इसके अलावा यूपी में कैबिनेट मंत्री को भी बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। पहली बार उत्तर प्रदेश में 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट बांटी गई है, जिसमें संजय निषाद है, अपर्णा यादव को हम दिखा रहे हैं, ओपी राजभर भी आप देखिए खड़े हुए। यह फैसला चुनाव को देखते हुए सरकार ने एहतियातन लिया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 98 नेताओं को सुरक्षा दी गई है। इनमें सबसे ज्यादा 26 लोगों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। वहीं 10 को वाई प्लस और 10 को एस्कॉर्ट के साथ वाई कैटेगरी और एस्कॉर्ट के साथ वाई प्लस की सुरक्षा 13 लोगों को मिली है। आपको बताएं दर्शकों, ये सुरक्षा बहुत अहम है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट अंदर भी, आप कपड़ों के अंदर भी पहन सकते हैं ताकि सुरक्षित रहें। सुनवाते हैं इसे लेकर क्या कहा गया है। पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि आज पूरे देश की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ हैं। उनकी तुलना अखिलेश यादव से करना पूरी तरह बेईमानी होगी। आज योगी जी का जो कद है वो पूरे देश ही नहीं, जैसे विवेकानंद जी का एक अपना कद था, जिस दिन योगी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे उस दिन एक नया विवेकानंद इस देश में पैदा होगा। सबसे ज़्यादा पसंद योगी जी हैं, क्योंकि योगी जी ने जो काम किया है वो आप किसी भी चीज़ों को उठा के आप देख सकते हो कि योगी जी ने सबसे अच्छा काम किया है। योगी जी सबसे पहली पसंद है हमारी। योगी जी का राज बिल्कुल राम राज की तरह चल रहा है। हम लोगों ने अखिलेश जी का भी राज देखा है। योगी जी महाराज उत्तर प्रदेश की पहली पसंद है। जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, ऐसे ही लोगों को इन लोग अतीक हो गए, जो भी देश विरोधी गतिविधि। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक आपके काम की खबर। अगर आप भी अपने शहर से, अपने राज्य से बाहर नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी करने के लिए जाना चाहते हैं तो यह खबर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में एक ऐसा फैसला लिया गया जो सवाल उठाता है कि आप भारत में रह रहे हैं या कहीं और। क्योंकि भारत में तो एकता की बात की जाती है, लेकिन मराठी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में विवाद हो रहा है। दिखाइए जरा पहली तस्वीर। महाराष्ट्र में आपको याद है भाषा को लेकर कई बार थप्पड़बाजी हो चुकी है। पहले जरा इन तस्वीरों को दिखाइए। भाषा को लेकर कई लोगों को पीटा गया है। सुनवाइए एम्बियंस। लेकिन दर्शकों, ये मार पिटाई तो होती रहती थी, लेकिन अब महाराष्ट्र में बाकायदा सरकार की तरफ से आदेश दिया गया कि अगर आपको मराठी नहीं आती है तो आप ऑटो भी नहीं चला सकते। ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूं दर्शकों, दिखाइए जरा। बाकायदा पुलिस इसकी चेकिंग कर रही है। आप सोचिए ऑटो और कैब ड्राइवरों पर क्या गुजर रही होगी। पहले तो वो रोजी रोटी के लिए परेशान हो रहे हैं और आप उन पर एक नया नियम थोप रहे हैं कि आपको मराठी आनी चाहिए। मराठी का टेस्ट ले रहे हैं दर्शकों। आप ये बताइए, गाड़ी चलाने का टेस्ट लेते तो बात समझ में भी आती। मराठी का टेस्ट हो रहा है, दिखाइए जरा इसे, सुनवाइए। दर्शकों, जिस देश में हम रहते हैं पल पल पर भाषा बदलती है, कोस कोस पर पानी बदलता है, भाषाएं बदलती हैं। और यहां आप देखिए क्या हो रहा है। हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं आपको, दिखाइए जरा। सीखने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग को मराठी नहीं आ, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जल्द से जल्द वो मराठी भाषा सीखें। इतना मुश्किल नहीं है सीखना, लेकिन वो कोशिश करेंगे तो वो जल्द से सीख पाएंगे। लोग डरे हुए हैं, लोग जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, टैक्सी वाले डरे हुए हैं, तुरंत कार्रवाई ना हो जाए। नहीं, तुरंत कार्रवाई नहीं किया जाएगा। पहले तो हम इन्हें नोटिस दे रहे हैं, जिसके तहत 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है। अगर वो उसमें ठीक से बात करना नहीं सीखते हैं तो फिर उनका बैच 3 महीने के लिए निलंबित किया जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले भी ये वक्त दिया गया था, 1 मई से लेके 15 अगस्त तक वक्त दिया गया था उन्हें सीखने के लिए। लेकिन जो लोग नहीं सीख पाए, ठीक से नहीं सीख पाए, उनके लिए और भी 1 महीने का वक्त दिया जा रहा है। सवाल यह दर्शकों की सीखने की जरूरत क्या है।
एआई का जमाना है, गूगल का जमाना है, आप लिखकर भी बता सकते हैं। और बाकायदा इसके लिए सरकार ने, मंत्री प्रताप सरनाइक ने बैठक भी की है, आदेश दिया है। और इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। अगली तस्वीर दिखाऊं आपको, हमारे सहयोगी पहुंचे, कुछ ऑटो वालों से बात भी की, उन्होंने दिखाई है जरा पे ड्राइव। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से यहाँ पे आरटीओ के ऑफिसर जो है लगातार यहाँ पे ड्राइव चला रहे हैं, लगातार जांच कर रहे हैं। जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि मराठी में पूछताछ कर रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि जो टैक्सी ऑटो जो ड्राइवर है उनको मराठी आता कि नहीं आता, जिसको नहीं आ रहा उसको 1 महीने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस देने के बाद उसके बाद कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन सोचिए जरा दर्शकों, आप महाराष्ट्र में रहकर अगर मराठी नहीं जानते तो काम नहीं कर सकते। आप सोचिए कल को आप दक्षिण भारत में जाएंगे, आपको तेलुगु नहीं आती, तमिल नहीं आती, तो क्या आप वहां जा नहीं पाएंगे? ऐसे तो सारे आईटी इंजीनियर्स को भगा देना चाहिए। मराठी भाषा नहीं जानने वाले ड्राइवर अब महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी नहीं चला पाएंगे और यह बहुत गलत फैसला है दर्शकों। इस बार मराठी भाषा को लेकर यह फरमान बाकायदा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आया है। जिनके पास मराठी का वर्किंग नॉलेज यानी काम चलाऊ भाषा का ज्ञान नहीं है, अब उनके खिलाफ मुंबई समेत पूरे राज्य में अभियान शुरू कर दिया गया। इसका ऐलान महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाइक ने बुधवार को किया दर्शकों। इधर मंत्री ने बैठक के बाद ऐलान किया और उधर एक्शन शुरू हो गया। राज्य परिवहन विभाग ने इसके लिए एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया। आपको बताऊं, अंधेरी, बांद्रा, दादर, जोगेश्वरी और घाटकोपर समेत पूरी मुंबई में मराठी का टेस्ट हो रहा है। चेक किया जा रहा है कौन सा ड्राइवर मराठी बोल पाता है और कौन सा नहीं बोल पाता है। जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर सवालों का जवाब नहीं दे पाए उन्हें नोटिस थमा दिया गया। पहले दिन पूरे महाराष्ट्र में 8,217 लोगों को आरटीओ ने टेस्ट लिया, मराठी की परीक्षा ली, जिसमें 1,268 को मराठी की जरूरी जानकारी ना होने पर नोटिस थमाया गया, जिसमें लिखा गया इन लोगों को 30 दिनों के भीतर मराठी सीखनी होगी। जो नहीं सीख पाया उसका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड हो जाएगा। सरकार ने इस मराठी टेस्ट के दौरान वेरिफिकेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। लेकिन दर्शकों, सवाल आज ये खड़ा होता है, मराठी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, हिंदी सब हमारी भाषा है, लेकिन जबरन किसी पर थोपना गलत बात है। सुनिए। बहुत ही अच्छी है। मैं सभी हमारे ऑटो रिक्शा ड्राइवरों का बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि देखिए महायुति की सरकार है। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी मिलकर ये सरकार बना रही है। मुंबई तो रोजगार निर्माण करने का बहुत बड़ा कारखाना कहा जाता है। रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को क्योंकि प्रवासियों के साथ मराठी भाषा में बात करनी चाहिए, नहीं तो विसंवाद होता है, झगड़े होते हैं, पुलिस कंप्लेंट होती है। और इसकी कंप्लेंट हमारे पास आने के बाद हमने यही कहा है कि मराठी भाषा का बेसिक नॉलेज होने के लिए अगर आपको कुछ स्कूल या क्लासेस की जरूरत है तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। नहीं है जो हम मराठी में हर वक्त बोलता रहे तो हम कोशिश करेगा बोलेगा। हाँ, और समय मिलना ही चाहिए सबको। मिलेगा नहीं तो सीखेंगे कैसा हो, उनका भी रोजी रोटी है ना, नहीं सीखेंगे तो चलेगा कैसा उनको। मराठी बोले सीखने के लिए मराठी पूरा आता नहीं है, बोले ठीक है सर सीखते 1 महीने का टाइम दिया है, बोले कि पूरा सीख के आना है 1 महीने में। वो आरटीओ वहाँ बोरोबली आरटीओ बोले आने के लिए नोटिस दे रहे हैं। अभी वही आरटीओ में जाके मराठी सीखने का वो करो, सीखो। आता है, थोड़ा बहुत आता है, बोलने को कम आता है, समझने को ज़्यादा आता है। सीखने की कोशिश करने के लिए तो ये लिया ऑनलाइन लगा के। अब वो साहब कितने दिन के नोटिस देंगे, मला काम आते। दर्शकों, आप सोचिए, जो बेचारा गरीब व्यक्ति है वो सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए निकला है, और अगर उसमें इतना ही ज्ञान होता तो वो ऑटो क्यों चलाता, वो कैब क्यों चलाता। सियासत अपनी जगह अलग, लेकिन महाराष्ट्र में अब ऑटो टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए मराठी भाषा सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रह गई दर्शकों, क्योंकि राज्य सरकार ने कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स के लिए मराठी की बुनियादी जानकारी को जरूरी कर दिया है। लेकिन सवाल यह कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मुंबई में तो अलग अलग धर्म, जाति के लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर दर्शकों एक सर्वे हुआ, मुंबई में मराठी भाषा लोगों की संख्या अब घटकर 35% हो गई। वहीं हिंदी, गुजराती, उर्दू और अन्य भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो गई। 100 में से लगभग 65% लोग मुंबई में बाहर ही रहते हैं। और ड्राइवर क्या कहते हैं, सुनिए।
मराठी बोलते होंगे? बस 2-4 आदमी, बस ऐसा ही। अगर लोग मराठी में बोलेंगे तो आप लोग को भी सीख जाएंगे? सीखा ही हूँ, बोलता है तो समझ जाता हूँ। मराठी में हमारे साथ में पैसेंजर अगर बोले मराठी में तो अच्छा लगता है, लेकिन पैसेंजर बैठते हैं तो वो भी हिंदी में ही बात करते हैं, जबकि वो मराठी हो रहते हैं तो भी वो हिंदी में बात करते हैं। अगर मराठी में बोलेंगे तो हम भी मराठी सीख जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मराठी भी कभी कभी हिंदी में करता है, हम भी मराठी रह के भी कभी कभी हिंदी में करना। अगर लेकिन ज़्यादातर मराठी में बोलेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे आप? हाँ, मराठी में 25% बात करते हैं, बाकी सब हिंदी में ही करते हैं। हिंदी में करते हैं। दर्शकों, ये ड्राइवर कह रहे हैं, बावजूद इसके महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में मराठी टेस्ट लिया जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा 16 सवालों की एक प्रश्नावली तैयार की गई है, जो ये तय करेगी कि कौन महाराष्ट्र में ड्राइविंग कर सकता है, कौन नहीं। ड्राइविंग टेस्ट नहीं हो रहा है, भाषा का टेस्ट हो रहा है। यानी अब ड्राइविंग के आधार पर नहीं, बल्कि मराठी परीक्षा के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस की योग्यता तय की जाएगी। उदाहरण के लिए दर्शकों, ड्राइवरों से ऐसे सवाल किए जा रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। मराठी में पूछा जा रहा है, मला सीएनजी भरायचे आहे, थोड़े थांबवे लागेल, जिसका हिंदी अनुवाद है, मुझे सीएनजी भरवानी है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। मराठी में पूछा गया कि माझी रिक्शा और टैक्सी शेयरिंग चाहिए आहे। हिंदी में इसका मतलब है दर्शकों, मेरी ऑटो और टैक्सी शेयरिंग वाली है क्या। मराठी में पूछा गया कि मीटर चालू के लिए आहे, जिसे हिंदी में इस तरह कहेंगे कि मीटर चालू कर दिया जाए। लेकिन दर्शकों, मेरी भी मराठी कमजोर है, लेकिन भाषा सभी के लिए सम्माननीय है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि स्थानीय भाषा को सिखाने की कोशिश है या थोपा जा रहा है? इतना जरूरी क्यों? क्या वाकई संस्कृति को बचाने के लिए अब इस तरह से ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को मजबूर किया जाएगा? आप स्कूलों में मराठी भाषा सिखाइए, वहां से लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे, बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो लोग 2 पैसे कमाने आए हैं, कम से कम उन पर भाषा ना थोपी जाए। वो रोजगार ही बामुश्किल कर पा रहे हैं, वो अब एक भाषा अलग सीखें। सुनिए जरा। आप जो परमिट रद्द करने की बात करते हैं, मुंबई शहर में 1 लाख टैक्सी है, 1.25 लाख रिक्शा है, जिसमें परमिट मैं समझता हूं 95% मराठियों का परमिट है। तो क्या आप मराठियों का परमिट रद्द करोगे क्या? पहले तो महाराष्ट्र में रहने वाले, चाहे ऑटो चालक हो, चाहे हवाई जहाज उड़ाने वाले हो, सभी को मराठी भाषा का सम्मान करना चाहिए, और लोग करते भी हैं। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, इधर मराठी पर विवाद चल रहा है, उधर वंदे भारत पर, एक वंदे मातरम पर, माफ कीजिए, एक नया विवाद खड़ा हो गया। कैसे दर्शक? कंगना और शर्मिला टैगोर आमने सामने आ गए। पहली तस्वीर दिखाइए जरा। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और इससे गाना अनिवार्य कर दिया। बाकायदा संसद से 11 तारीख को कानून भी बन गया है, इसमें सजा का प्रावधान है। अगली तस्वीर दिखाइए। लेकिन दर्शकों, रह रहकर नए नए लोग सामने आ रहे हैं। अब आई हैं शर्मिला टैगोर, सैफ अली खान की माता जी हैं, ये भी अब वंदे मातरम के खिलाफ आ गई हैं। शर्मिला टैगोर अपने जमाने की बहुत बड़ी अभिनेत्री रही हैं, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। शर्मिला टैगोर दर्शकों, नवाब पटौदी से इन्होंने शादी की। पहले हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती थी, बाद में इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और इन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया है। शर्मिला टैगोर ने क्या कहा है वंदे मातरम पर, पहले आपको जरा सुनवा देता हूं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे काफ़ी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं, जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मैनी गॉड्स। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मैनी गॉड्स। सोचिए आप, शर्मिला टैगोर को इस देश ने क्या नहीं दिया, लेकिन उनकी इस बात पर कंगना रनौत ने एक बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और वो शर्मिला टैगोर के खिलाफ आ गई हैं। उन्होंने निशाना भी साधा है दर्शकों। लेकिन वाकई ये सोचने वाली बात है, शर्मिला टैगोर अपने जमाने की बहुत बड़ी अभिनेत्री रही हैं और लोग उनकी इज्जत भी करते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन वंदे मातरम पर उनका ये बयान सोचने पर मजबूर करता है। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर का सच सामने आ गया है। शर्मिला टैगोर ने खुलकर राष्ट्रगीत का विरोध किया है दर्शकों, इसे हिंदुओं के पक्ष में और मुसलमानों के खिलाफ बताया है। सोच लीजिए आप लोग, उन्होंने वंदे मातरम के 2 छंदों को ही देश के लिए सही बताया है। लेकिन शर्मिला टैगोर को वंदे मातरम का विरोध अब भारी पड़ने लगा है। एक्टर और सांसद कंगना रनौत ने उन पर सीधा हमला बोला। कंगना रनौत ने 2 टूक कहा,
कि वो हिंदू मुस्लिम सोच रखती हैं। उन्हें अपनी हिंदू मुस्लिम सोच से बाहर आ जाना चाहिए। कंगना ने शर्मिला के इंटरव्यू का वीडियो भी मीडिया में शेयर किया है, जिसके साथ ही उन्होंने लिखा, मैं खुश हूं कि शर्मिला जी ने वंदे मातरम को लेकर अपनी आपत्ति के बारे में बात की। किसी भी कविता या गीत में शब्द रूपक होते हैं। कवि या कलाकार मनचाहा असर पैदा करने के लिए इस तरह की कल्पना करता है और असंभव लगने वाली समानताएं खींचता है। विवेकानंद ने कहा था, मुझे ऐसे युवा चाहिए जो लोहे जैसे बने हों, जिनकी हड्डियां फौलाद की हों और जिनकी नसों में बिजली दौड़ती हो। विवेकानंद मौसम का अनुमान नहीं बता रहे थे, वो केवल शक्ति को जगाने की मांग कर रहे थे। इसलिए कृपया कर आप हिंदू मुस्लिम सोच से बाहर आ जाइए। दरअसल शर्मिला टैगोर दर्शकों, जो पहले हिंदू थी, इन्होंने मुस्लिम धर्म लिया और फिर शर्मिला टैगोर का एक इंटरव्यू भी आज बड़ी चर्चा का विषय है, जिसमें वंदे मातरम का वो विरोध करती हैं। कहती हैं बहुत सारे धार्मिक लोग हैं जो एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, कई ईश्वर में नहीं। वंदे मातरम में एक अंतरा है जिसमें कई देवताओं का, देवी का जिक्र है। जो लोग एक धर्म, एक ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके लिए वंदे काली, वंदे दुर्गा कहना मुश्किल है। ये शर्मिला टैगोर कह रही हैं दर्शकों। अगर हम भारत के सभी धार्मिक लोगों को साथ लेकर चलें तो वंदे मातरम के केवल पहले के 2 अंतरे ही बहुत अच्छे हैं। सोचिए जरा दर्शकों, जिस तरह से शर्मिला टैगोर ने बयान दिया है, विरोध उनका हो रहा है। सुनिए जरा। मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा, उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं, उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं, उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला 2 स्टैंजा इज वेरी गुड। अब दर्शकों, आपके काम की खबर, क्योंकि अब देश में चीनी की बड़ी चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि चीनी का रेट बढ़ गया है, क्या चीनी कम है? हालांकि इसका गाना भी एक बड़ा पॉपुलर हुआ था। पहली तस्वीर दिखाइए जरा। त्योहारों पर दर्शकों चीनी का उपयोग ज्यादा होता है, घरों में भी होता है, लेकिन अब देश भर में इसके दाम बढ़ रहे हैं और इसको लेकर देश भर में अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आज मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसका कारण क्या है, हो क्या रहा है। लोग तो ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं जो समझ से परे हैं दर्शकों। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आखिर चीनी के रेट को लेकर क्या खबर है। देश में चीनी की कीमत एक महीने में 15 से 20% तक बढ़ गई। खुदरा बाजार में जो चीनी 42 से 45 रुपए किलो बिक रही थी, वो आज कई शहरों में 60 से 62 रुपए के भाव तक चली गई है। त्योहारों से पहले चीनी की कीमतों ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। दिल्ली में चीनी 45 से 48 रुपए किलो पर मिल रही थी, अब 65 से 70 तक चली गई है। लखनऊ में चीनी पहले 45 से 50 रुपए थी, अब 65 से 68 पहुंच गई है। भोपाल में 43 से 48 थी, अब 58 से 65 रुपए हो गई है। पटना में ये 45 से 48 मिल रही थी, अब 65 से 70 रुपए तक पहुंच गई है। और मुंबई में भी चीनी के दाम 10 से 15 रुपए बढ़ गए हैं। दरअसल चीनी मिलों में उत्पादन अनुमान के मुताबिक नहीं रहा। साथ ही चीनी के दामों में बढ़ोतरी की कई और वजह भी बताई जा रही है, जिसमें गन्ने की कम उपज और मौसम की मार भी शामिल है। हालांकि चीनी की महंगाई से निपटने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। निर्यात रोकने, जमाखोरी पर अंकुश लगाने जैसे कदम उठाए गए हैं और दावा यह किया जा रहा है कि आने वाले समय में चीनी के दाम कम भी हो सकते हैं। लेकिन जो जमाखोर हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि सरकार ने कहा है 1 महीने का स्टॉक नहीं, अब 15 दिन का आप कर सकते हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है दर्शकों छत्रपति शिवाजी महाराज से। वो छोटे मतभेद छोड़ने के लिए कहते थे छोटे मतभेद छोड़ो, एकजुट हो जाओ जाति। भाषा में मत बटो, समाज की एकता ही देश की मजबूती है। जब समाज एकजुट रहेगा तभी देश में शांति और भाईचारा बना रहेगा। इस विचार पर हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ।
हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े, असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।